नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बीदर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस शासन की तुलना में भाजपा शासन के तहत राज्य में विदेशी निवेश 3 गुना बढ़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रदेश में दोगुनी गति से दोहरा विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक फिर से भाजपा सरकार के लिए तैयार है। पीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने केवल कर्नाटक के किसानों और लोगों से झूठे वादे किए थे। कांग्रेस सरकार के तहत राज्य के किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को मतगणना होगी। सूरत की सेशंस कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम के मामले में गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राहुल की ओर से इस मामले की अर्जेंट सुनवाई के लिए अनुरोध किया गया था। याचिका पर आज गुजरात हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी के वकीलों ने कुछ और दस्तावेज देने के लिए समय की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में अब इस मामले में 2 मई को सुनवाई होगी। बता दें कि राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। कुख्यात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आज गैंगस्टर एक्ट के केस में 10 साल वर्ष की सजा सुनाई है। इसी के साथ अदालत ने 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही मुख्तार अंसारी के भाई और वर्तमान बसपा सांसद अफजल अंसारी को भी दोषी करार देते हुए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। बता दें कि 9 नवंबर 2005 को बीजेपी के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय की घेर कर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी पर अंजाम दिया गया था। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के गैंग ने पहली बार इस वारदात में AK-47 का इस्तेमाल किया था। इस मामले में विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। अफ्रीकी देश सूडान में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में भारत सरकार द्वारा हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। इस बीच भारतीय वायुसेना का एक और विमान 231 भारतीयों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा है। भारतीय वाहक इंडिगो ने सूडान में फंसे भारतीयों को लेकर जेद्दाह से उड़ान भरी थी। इस बात की जानकारी विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने ट्वीट कर दी। तो अब तक 5वीं आउटबाउंड फ्लाइट के साथ 1600 भारतीय सुरक्षित स्वदेश पहुंच चुके हैं। बता दें कि ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 2100 भारतीय जेद्दाह पहुंच चुके हैं। केंद्र सरकार के अनुसार सूडान में 4000 भारतीय रहते हैं, जिन्हें वहां से निकालने का काम लगातार जारी है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सेंटो डोमिंगो गणराज्य की यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। विदेश मंत्री ने आज देश के उपराष्ट्रपति रकील पेना के साथ डोमिंगो गणराज्य में भारत के दूतावास का उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मौके पर कहा कि भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सभी देशों के साथ उसके संबंध बिना किसी शर्तों के आगे बढ़ें। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डोमिंगो गणराज्य उस व्यापार से संबंधित है जो 20 वर्ष पहले हमारे राजनयिक संबंध स्थापित करने से पहले $12 मिलियन था। वहीं अब दोनों देशों के बीच व्यापार का कारोबार अब लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गया है। कर्नाटक चुनाव को लेकर भाजपा के तमाम बड़े नेता लगातार राज्य में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी आज कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कलाघटकी में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। अपने बयान में नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार सामान्य मानव विकास के लिए काम कर रही है। कर्नाटक में जब सिद्धारमैया सरकार थी तब इन्होंने आवास योजना पर ब्रेक लगा दी थी और अब जब हमारी सरकार आई तो लाखों गरीबों को आवास मिला। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सभी जानते हैं कि कांग्रेस सत्ता पाने के लिए कितनी गारंटी दे रही है और लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनकी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है। दिल्ली
दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। न्यायिक हिरासत खत्म होने पर आज ईडी ने सिसोदिया को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को 8 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि 26 फरवरी को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और बाद में ईडी ने उन्हें 9 मार्च को अरेस्ट किया था। नई दिल्ली में चल रही शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 2 दिवसीय बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में सभी देशों ने सर्वसम्मति से आतंकवाद की निंदा की। साथ ही उन्होंने आतंकवाद को नियंत्रण करने के लिए एक सुर में आवाज उठाई। एससीओ के समापन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने कहा कि इस साल एससीओ के अध्यक्ष के रूप में भारत एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा। बता दें कि इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों में, जिसमें मेजबान भारत है, उसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक दलों का प्रचार तेज हो गया है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कर्नाटक में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज ने कहा कि कांग्रेस विष कुंभ बन गई है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में जहर ही फैलाती रहती है। शिवराज सिंह ने कहा कि ये सत्ता जाने की छटपटाहट है, जो बौखलाहट में बदल गई है। इसीलिए कांग्रेस के विष कुंभ से जहरीले बयान निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर सीएम योगी लगातार राज्य का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में सीएम ने आज महाराजगंज में एक रैली को संबोधित किया और कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस ने युवाओं को तमंचा दिया, भाजपा सरकार ने टैबलेट दिया है। पहले व्यापारी झुककर चलते थे और गुंड माफिया सीना तान कर चलते थे। अब उल्टा हो गया है, अब व्यापारी सीना तान कर चलते हैं। सीएम ने कहा कि दिल्ली का पैसा जमीन पर दिख सके, इसके लिए डबल इंजन की सरकार में पैसा दिया जा रहा है। योजनाओं का लाभ देने में किसी की जाति नहीं देखी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि न जाने मल्लिकार्जुन खड़गे इतना जहर कहां से लाते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताने का अंजाम गुजरात में सोनिया गांधी को भुगतना पड़ा और अब खड़गे को भी बयान का खामियाजा कर्नाटक के चुनाव परिणाम से भुगतना पड़ेगा। मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता, संस्कृति और विचारधारा ही जहरीली है। उन्होंने कहा कि जनाधार विहीन कांग्रेस के नेता सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरह के जहरीले बयान देते रहते हैं, जो आपत्तिजनक और निंदनीय हैं। भारतीय सेना ने आज महिला अधिकारियों के फर्स्ट बैच को आर्टिलरी रेजिमेंट में अनुमति देकर महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया है। चेन्नई में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में लंबे और कठिन प्रशिक्षण को कामयाबी के साथ पूरा करने के बाद 5 महिला अधिकारियों को रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। आर्टिलरी रेजिमेंट के जरिए कमीशन पाने वाली इन 5 महिला अधिकारियों को उनके पुरुष समकक्षों के समान ही अवसर मिलेंगे। इस रेजिमेंट में 19 पुरुष अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। देश में कोरोना के मामलों में मामूली गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 7,171 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में सक्रिय मरीजों का आंकड़ा 51,000 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में रिकवरी दर 98.70% दर्ज की गई, तो वहीं पिछले 24 घंटे में 40 लोगों ने संक्रमण से दम तोड़ा है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी को विश्व स्तरीय शहर बनाने का काम लगातार जारी है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर वाहिनी गंगा में 8 नए घाट बनाए जाएंगे। इनके विकास के बाद वाराणसी में घाटों की संख्या बढ़कर 93 हो जाएगी। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी ने करीब 60 करोड़ रुपए से नमो घाट तैयार किया है। स्मार्ट सिटी के तहत कच्चे घाटों को विकसित करने का खाका तैयार कर लिया गया है। इसके फेज 2 का निर्माण चल रहा है। योजना के अनुसार यहां पर निर्माणाधीन हेलीपोर्ट से 2 हेलीकॉप्टर उड़ान भरेंगे,
जो अयोध्या और प्रयागराज तक जाएंगे। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलना तय माना जा रहा है। भारत में कृषि संबंधी उपज को लेकर नीति आयोग ने अनुमान जताया है। नीति आयोग का मानना है कि एग्रीटेक से जहां किसानों को मदद मिलेगी, वहीं भारत में एग्रीटेक कारोबार की बड़ी संभावना भी है। फिलहाल एग्रीटेक कारोबार सिर्फ 20.4 करोड़ डॉलर का है, जबकि इस कारोबार को 24 अरब डॉलर तक ले जाया जा सकता है। बता दें कि एग्रीटेक कृषि संबंधी सॉल्यूशन मुहैया कराने वाली टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिससे किसानों को काफी मदद मिलेगी। देश के हर कोने तक वर्ष 2024 तक 4G नेटवर्क पहुंच जाएगा, जिसे लेकर दूरसंचार राज्य मंत्री देव सिंह चौहान ने कहा कि 2024 तक सभी वंचित गांवों को 4G नेटवर्क से कवर कर लिया जाएगा। चौहान ने कहा कि अगर हम 4G संतृप्ति परियोजना की बात करें तो लगभग 38,000 से 40,000 गांव ऐसे हैं जहां सिग्नल नहीं है, लेकिन हमने 2024 तक 4G संतृप्ति को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा केवल 2G और 3G कनेक्टिविटी वाले 6,279 गांवों को 4G में अपग्रेड किया जाएगा। बॉलीवुड क्वीन ऐश्वर्या राय बच्चन की पोनियन सेल्वन 2 ने सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है। ये मूवी तमिल के साथ ही हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषा में भी रिलीज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती आंकड़ों में फिल्म ने 32 करोड़ का कारोबार किया है। ये आंकड़े सभी भाषा में रिलीज हुई इस फिल्म को मिलाकर हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जो देश भारी कर्ज के दबाव में है। बिजनेस रिकॉर्ड की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान वैश्विक स्तर पर उन 15 देशों की लिस्ट में शामिल है जो देश भारी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि उच्च नीतिगत दरों के कारण सरकार को घरेलू उधारी लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है, जो 21% पर नकारात्मक क्षेत्र में बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करने वाली अफगान महिलाओं पर तालिबानी प्रतिबंध की निंदा की। साथ ही UNSC ने तालिबान नेताओं से महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल खत्म करने का आह्वान किया। बता दें कि UNSC में एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें अफगानिस्तान में महिलाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को खत्म करने के लिए तालिबान से आह्वान किया गया।